हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आपके अपने तक्षशिला परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हमारे सामने जो है एसएससी जीडी 2021 का जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन मैं बच्चों आज लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो इससे पिछले वीडियो में भी बच्चों हमने उसी पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने अब तक 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। 2021 में जो मैथ के क्वेश्चन थे बच्चों, टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो है अब 8 क्वेश्चन हम करा चुके। तो अगले 8 क्वेश्चन आज फिर से मैं लेकर आया हूं। तो अगली वीडियो में फिर से जो है हम इसी तरीके से 8-8, 9-9 क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में जो है प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है और इसको जो है बच्चों वीडियो पॉज करके आप एक बार बनाने की खुद से कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन होगा बच्चों, तभी आप वीडियो को पॉज कर दिया करो और पॉज करने के बाद एक बार खुद ट्राई किया करो क्वेश्चन बनाने का, और फिर अपना आंसर मैच किया करो कि क्या हमारा जो तरीका होगा वो सेम आपका भी तरीका है या फिर कुछ और हमसे भी बेटर आप सोच सकते हो क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है? चलिएगा, तो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे और फिर करने का, ठीक है? चलिएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपए में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ऑप्शन बच्चों आपके सामने है, ठीक है? 1400, 1450 रुपए, 1425 रुपए, 1500 रुपए, ठीक है? चलिएगा, तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार है, एक वस्तु को उसके सूची मूल्य का मतलब होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है? उस पर 16% की छूट देकर। तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू को समझते हैं। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 4/25, 4/25, 16/100, 4 चौक 16 और 4 से काट दोगे 100 को 25 बार, तो यानी कि 25 रुपए पर हमने जो डिस्काउंट दिया वो 4 का दिया। तो हम कह सकते हैं कि 25 रुपए का जो सामान था वो हमने 4 के डिस्काउंट पर बेचा, तो इसका मतलब वो हमने 21 रुपए में बेच दिया। तो बच्चों जो ये रेशियो निकल कर आया हमारा, ये एसपी का एमआरपी के साथ निकल के आया, एमपी यानी कि एमआरपी के साथ, ठीक है? तो 25 रुपए अगर एमआरपी था तो 21 रुपए में हमने उसको बेच दिया, यानी कि ये 21 रुपए क्या है बच्चों? यहाँ पे 21 यूनिट क्या है? ये विक्रय मूल्य है। जबकि क्वेश्चन में कहा गया कि 16% की छूट देकर 1638 में बेचा गया। तो इसका मतलब ये है कि 21 यूनिट की जो वैल्यू है बच्चों वो 1638 रुपए के बराबर है, ठीक है? 1638 रुपए के बराबर है। और हमें निकालना है एमपी यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, 7 × 21 और 7 से इसको काट दोगे बच्चों, 7 दूनी 14, कितना बचा? 23, 7 × 21 और 7 चौक 28। तो 3 से काट दोगे, 3 7 21, 2 3 8 24, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आई बच्चों वो 78 रुपीज आई, ठीक है ना? तो 25 की मल्टीप्लाई कर दोगे 78 में, तो 25 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे, ठीक है? 25 यूनिट की वैल्यू, तो 25 अट्ठे 200 यानी कि 20, 25 सत्ते कितना हुआ बच्चों? 25 सत्ते 175 और 10 185 और 10 195, यानी कि ये हुआ आपका 1950 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो उस वस्तु का जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य है, वो 1950 रुपए है। तो 1950 रुपए पर हमने 16% का डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद बच्चों हमने उसको 1638 रुपए में बेच दिया। लेकिन फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर हम उस पर कोई भी डिस्काउंट ना दे, तो अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दोगे तो इस बात का मतलब होगा कि आपने उस वस्तु को एमआरपी पर ही बेच दिया, यानी कि उसके सूची मूल्य पर ही बेच दिया, अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यानी कि जो एमआरपी होगा वो अब विक्रय मूल्य का काम करेगा, यानी कि 1950 रुपए में ही बेचने की बात कर रहे हो अब आप, है ना? और 1950 रुपए में बेचकर भी कितने परसेंट का फायदा हुआ? 30% का बच्चों फायदा हुआ। अब 30% का फायदा हुआ तो इस बात का मतलब है 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी बच्चों वो होगी 3/10। 30%, 30/100 यानी कि 3/10, कि 10 रुपए पर 3 का फायदा लिया। तो मैं कह सकता हूं कि 10 रुपए का सामान उसने अब 13 रुपए में बेच दिया, ठीक है? तो ये क्या बनेगा? सीपी, और ये क्या बच्चों? एमआरपी, यानी कि जो एसपी है वो एमआरपी का काम कर रहा है, या फिर एमआरपी एसपी बराबर हो गया, ठीक है ना? तो एमआरपी यानी कि एमआरपी पर ही बेचने की बात कर रहे हैं कि क्रय मूल्य अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए का सामान अब 13 रुपए में हमने बेच दिया, तभी हमें 30% का फायदा होगा। जबकि हमारा एमआरपी है बच्चों 1950 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, 13 × 13, 13 पंजे 65 और 0, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1500 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु का जो
क्रय मूल्य होगा वो 1500 रुपए होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, ठीक है। तो आपका जो आंसर है बच्चों वो डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे आपको काम करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने अंकित मूल्य निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अंकित मूल्य पर ही बेचना है अब वापस, ठीक है। तो 1950 रुपए में बेचकर 30% का फायदा होता है, तो 130% के बराबर ये है, 100% की वैल्यू निकाल लोगे, या फ्रैक्शन में तोड़ दो। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 कि 10 का सामान हमने कितने में बेच दिया, 13 में बेच दिया। लेकिन सवाल में कहा गया कि 1950 में ही बिकेगी अब वस्तु, तो 1 यूनिट की वैल्यू 150, 10 यूनिट की वैल्यू 1500। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने बच्चों आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो पॉज कर लेना और जो है क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, ठीक है भाई। चलिएगा, तब तक मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों एवरेज का क्वेश्चन है। तो इस एवरेज के क्वेश्चन को एक बार बनाने की कोशिश करना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखते हैं भाई। कह रहा 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन बच्चों आपके सामने 28, 32, 30 और 29। 28, 32, 30 और बच्चों 29, ये 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों है, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन को करते हैं भाई। किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे एक बार जो है ट्राई करो फटाफट। आपका अगर आंसर आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिएगा, देखिए बच्चों 5 संख्याएं हैं, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं बच्चों 5 संख्या। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और 5वीं संख्या। कह रहे कि 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। 5 संख्याएं हैं और पहली 4 संख्याओं का औसत जो 5वीं संख्या है उसके 5/6 के बराबर है। तो बच्चों अगर मैं थोड़ी देर के लिए 5वीं संख्या को ना 6x मान लूं, क्या मान लूं बच्चों, 6x मान लूं, ठीक है ना। 5वीं संख्या को क्या मान ली, 6x, यानी कि 5/6 के बराबर कहा, तो 5/6 तो बटे की वैल्यू मैंने क्या मान ली कि 5वीं संख्या हमारी 6x होगी, ठीक है। x एक वेरिएबल मैंने साथ में लगा दिया 6 के साथ, ठीक है। चलिएगा, तो 5वीं संख्या मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान ली बच्चों, 6x मान ली। तो इसका 5/6 क्या होगा, इसका 5/6 बच्चों 5x होगा। तो इसका मतलब जो एवरेज आया बच्चों पहली 4 संख्याओं का वो 5x होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब कह रहा कि यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, यदि सभी 5 संख्याओं का औसत क्या है बच्चों, यहां पे दे रखा 26 है कि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो 5वीं संख्या ज्ञात करें। तो आपको बताना है कि 5वीं संख्या क्या है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये चाहते हो मात्र 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर देकर आप निकल जाओ, तो किस तरीके से दोगे। तो भाई मेरे से क्या पूछा गया कि 5वीं संख्या क्या है, तो 5वीं संख्या बच्चों 6x है। तो इस बात का मतलब है 6 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब 6 से ना तो बच्चों 28 कटेगा, ना 6 से 32 कटेगा, ना 6 से 29 कटेगा, तो आंसर तो एक ही हुआ ना, सी ऑप्शन, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है, 6 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो आंसर तो बच्चों सी ऑप्शन है। इससे ज्यादा सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है, इतना काम करते ही आप जो है एलिमिनेट कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो, ठीक है बच्चों। लेकिन ये सब कुछ एग्जाम में करना है, लेकिन आपको तरीका भी साथ में सीखना है, ठीक है बच्चों। तो जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे रखी है, तो अगर मानना होता है तो हम बटे की वैल्यू को टोटल मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल में कहा कि 5वीं संख्या का 5/6, तो 5वीं संख्या को बच्चों हमने 6 यूनिट मान ली, तो आंसर 6 का मल्टीपल होगा। इस तरीके से काम करके निकल जाओगे, ठीक है। अब करना क्या है देखते हैं भाई। तो 5वीं संख्या में निकालनी है भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन 5 संख्याओं के योग में से पहली 4 संख्याओं का योगफल घटा दूं तो क्या 5वीं संख्या निकलेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो मैं यही काम करने वाला हूं बच्चों। 5 संख्याओं के योग में से पहली 4 संख्याओं का योगफल घटा देता हूं। तो मुझे बताओ ये 26 तो इन 5 संख्याओं का औसत है कि नहीं। तो योगफल क्या बनेगा बच्चों, 5 संख्याओं का औसत बनेगा, वो योगफल बनेगा 26 पंजे 130, 5 अंक 30 और 5 दूनी 10 और 3 13 130, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों 4 संख्याओं का जो योगफल बनेगा वो बनेगा 5 चौक 20, यानी कि 20x बनेगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे अब 130 में से 20x को घटाना है बच्चों। 130 - 20x
तो ये बनेगी बच्चों पांचवी संख्या जो कि 6x के बराबर है, जो कि 6x के बराबर है। क्लियर हुई बात। अब 20 इधर आ जाएगा बच्चों, 26x होगा, 26x बराबर 130 के होगा, तो x की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 5 होगी। अगर x की वैल्यू 5 है तो 6x की वैल्यू कितनी होगी, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6x की वैल्यू बच्चों 30 होगी, जो कि हम मान के चल रहे थे अपनी पांचवी संख्या। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है क्वेश्चन करने का तरीका आपको काफी बेहद अच्छा लगा होगा, किस तरीके से हमें सोचना होता है, किस तरीके से क्या करना होता है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और जो है खुद एक बार प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने बच्चों आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार जो है बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये है आपका मेंसुरेशन का। ठीक है भाई, चलिएगा तो इसको मैं कर देता हूं रफ। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बच्चों, एक बार जो है इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि जब एक तार को मोड़कर व्रत बनाया जाता है, कह रहा कि जब एक तार को मोड़कर व्रत बनाया जाता है तो यह 18,634 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो ऑप्शन है बच्चों 132, फिर ऑप्शन है बच्चों 100, फिर है 110, फिर है 154। ठीक है, एक बार समझते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया जब एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो 18,634 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है, तो इस तार को आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है। ठीक है, तो भाई कोई तार था, इसको हमने एक वृत्ताकार घेरे में बदल दिया। इसको जब हमने मोड़ा तो मोड़ने के बाद जो क्षेत्रफल घेरा गया वो 18,634 घेरा गया। ठीक है, अब हुआ क्या, इसको जब हमने एक आयत के रूप में मोड़ा, इसी तार को जब हमने बच्चों एक आयत के रूप में इस तरीके से मोड़ दिया, बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो जिसकी भुजाएं 5:6, तो ये मान लो बच्चों 5 यूनिट है और ये मान लो 6, तो भुजाएं कितनी है 5:6 के रेशियो में है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भाई, 5:6 के रेशियो में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो इसकी रेडियस यहाँ पे बच्चों हमने मान ली स्मॉल r, और इसका जो एरिया दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 18,634। अब बात को समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, हमारे पास एक तार था और उस तार को हमने इस तरीके से जो है वृत्ताकार बना दिया, यानी कि वृत्त की आकृति का एक रूप दे दिया इसको। तो वृत्त बनाने के बाद जो ये तार ने क्षेत्रफल घेरा वो 18,634 वर्ग सेंटीमीटर का घेरा। फिर हमने क्या किया, इसी तार को वापस से सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद फिर से हमने क्या किया, एक आयत की आकृति बनाई, और इस आयत की जो आकृति है बच्चों उसकी जो भुजाएं दे रखी है वो 6:5 के रेशियो में दे रखी है, यानी कि छोटी भुजा 5 है और बड़ी भुजा 6 है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है बच्चों कि छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो छोटी भुजा देखने से ही पता लग रहा है कि 5 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, यानी कि उस छोटी भुजा में बच्चों 5 तो होगा ही होगा। अगर 5 होगा बच्चों तो इसका मतलब 132 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 5 का मल्टीपल ये है क्या नहीं। और इसी तरीके से 154 भी जो है 5 का मल्टीपल नहीं है। अब बच्चों हम फंस जाते हैं दो ऑप्शन में, एक तो 100 में और एक 110 में। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। अगर तुक्का भी मारना पड़ा तो इस तरीके से ही मारना, ताकि आप दो ऑप्शन को बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब करना कैसे है देखिएगा भाई। मुझे एक बात बताओ, इस यहाँ पे जो तार की लंबाई होगी, यहाँ पे जो तार की लंबाई होगी वही लंबाई बच्चों यहाँ पे होगी, यानी कि यहाँ पे दोनों आकृतियों में तार की जो लंबाई है बच्चों वो कॉमन है, वो सेम है, वो इक्वल है। ठीक है ना, तो इस तार की लंबाई क्या होगी बच्चों, इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी, और इस तार की जो लंबाई होगी बच्चों वो इसके परिमाप के बराबर होगी। किसके? परिमाप के बराबर। ठीक है, और आपको पता है बच्चों आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, यानी कि आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला होगा लंबाई और चौड़ाई का करना क्या है बच्चों, डबल कर देना है। ये आयत के परिमाप यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वृत्त की जो परिधि होगी सरकमफ्रेंस होगी बच्चों, वो 2πr होती है। ये बात आपको पता है। ठीक है, चलिएगा। लेकिन 2πr बच्चों हम तभी निकाल पाएंगे ना जब हमारे पास रेडियस होगी, यानी कि त्रिज्या होगी। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, और रेडियस बच्चों हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें जो चीज वैल्यू के रूप में दे रखी ना
वो दे रखा बच्चों इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर त्रिज्या को निकाल लेना है, ठीक है। चलिएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा बच्चों 18,634 के, ठीक है। अब इसको बच्चों हमें करना है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से उड़ा दो उसको, 11 बार कटेगा, 2 से काट दो भाई, 2 9 18, 2 3 6, 2 1 2, 2 7 14। अब 11 से काट दो भाई, 11 8 88, यहाँ कितना बचेगा बच्चों 11 88, 3 और 2 5 51, 11 चौक 44, 11 7 77, ठीक है। अब आर स्क्वायर जो बचेगा, आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 7 है, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 कम 7, एक 7 बाहर निकालो, 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 49 हो जाएगा। तो जो r की वैल्यू होगी 121 का वर्गमूल 11, 49 का वर्गमूल 7, तो 11 7 77। तो इसका मतलब जो त्रिज्या है बच्चों, इस वृत्त की त्रिज्या आई 77 सेंटीमीटर। कितने बच्चों 77 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी जो परिधि है वो इसकी परिमाप के बराबर है, ठीक है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 6 और 5 11, 11 का डबल कितना हुआ बच्चों 22। तो 22 यूनिट बच्चों यहाँ पे परिमाप बना, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा इसकी परिधि के बराबर। और परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 22/7 और आर कितना है बच्चों 77, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ से काट दोगे, 22 से 22 कटेगा, 7 से 11 बार कटेगा, तो 11 दूनी 22, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 दूनी 22 आई। जबकि यहाँ पे हमें बताना है छोटी भुजा की लंबाई, तो 1 यूनिट 22 के बराबर है, तो 5 यूनिट बच्चों 110 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो होगा, इसका मतलब यहाँ पे छोटी भुजा की जो लंबाई है वो 110 सेंटीमीटर है। 1 यूनिट 22 के बराबर, 5 यूनिट 110 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सी एक बात थी कि वृत्त को हमने मोड़ा, फिर उसको आयत के रूप में मोड़ दिया, तो यहाँ पे तार की लंबाई तो सेम ही रही होगी। तो इसका मतलब जब वृत्त को मोड़ा तो वृत्त की जो लंबाई होगी, वृत्त की जो परिधि की लंबाई होगी, वही किसकी बराबर होगी, वो इस आयत के परिमाप के बराबर होगी। दोनों को बराबर कर दिया, लेकिन हमें त्रिज्या निकालनी थी। त्रिज्या निकालने के लिए बच्चों हमने पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, तो इससे हमने आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई आ चुका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, तब तक तुम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने की कोशिश करो भाई, ठीक है। किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो तुम क्वेश्चन को पढ़ो, और पढ़ने के बाद जो है इसको देखो फिर क्या करना तुम्हें, ठीक है। चलिएगा, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि सोमू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये चीज मैं पहले भी बता चुका आपको कि प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा समान होता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। तो इसका मतलब यहाँ 7% प्रति 6 महीने की दर, इसका मतलब हर छठे महीने में 7% का ब्याज मिलेगा। भाई अगर हर छठे महीने में 7% का ब्याज मिलेगा तो अगले 6 महीने में कितने का मिलेगा, फिर 7% का। तो 6 महीने मिलकर पूरा कितना हुआ, 1 साल। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल की जो ब्याज की रेट होगी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, वो कितनी होगी, 7 और 7 14% होगी। तो यानी कि यहाँ 7% प्रति 6 महीने का मतलब आप कह सकते हो कि 14% पर एनम, 14% पर एनम, यानी कि 1 साल में जो ब्याज की दर है वो 14% है, ठीक है। अब सवाल में कहा गया कि 3 साल बाद उसने साहूकार को वापस धनराशि लौटाई, तो कितनी धनराशि लौटाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, 1 साल में अगर 14% का ब्याज मिलता है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, जबकि प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होगा 14%, फिर अगले साल भी 14%, फिर अगले साल भी 14%, यानी कि 14 गुणा 3 कर दोगे सीधा, 14 थी 42%। इसका मतलब अगर वो 100 रुपए उधार लेता है ना, अगर वो 100 रुपए उधार लेता है तो 3 साल बाद उसको 42% ब्याज और देना पड़ेगा, यानी कि 142% उसको वापस करना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो कुल मिला के जो अमाउंट हुआ वो 142% हुआ, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो 142%
का मल्टीपल होना चाहिए फिर इसका मतलब, ठीक है। तो 1 साल की जो रेट बनेगी वो 14% बनेगी, तो 3 साल का जो ब्याज होगा बच्चों वो 42% होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए उसने उधार लिया तो 42% ब्याज देगा, यानी कि 42 रुपए ब्याज देगा। तो टोटल जो अमाउंट देगा 100 प्लस 42 यानी कि 142% उसको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन धनराशि कितनी ली थी? 10,000, तो 10,000 का बच्चों केवल 142% निकाल लेना है और आपका उत्तर बच्चों मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 14,200 रुपए जो है साहूकार को लौटाने होंगे। इतना सा सॉल्यूशन है बच्चों उसका, हालांकि इसमें पेन भी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मेरे कहने से इस क्वेश्चन को जरूर बनाना, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों सिंप्लीफिकेशन का, एक क्वेश्चन हमेशा हर वनडे एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 हो या 3 हो वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का हर वनडे एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसलिए हो जाता है बच्चों इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं एक बार। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, एक बार इसको बनाने की कोशिश करना, मैं तब तक इधर लिख देता हूं, ठीक है। 7/16 डिवाइड बाई 10 सही 1/2 का 7 सही 1/5 ब्रैकेट में है ये, इंटू 3 सही 3/5 माइनस 1 सही 1/3 इंटू 1 सही 1/8, फिर है यहाँ पे डिवाइड बाई 1/2, फिर है बच्चों प्लस 3/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। करना किस तरीके से है देखते हैं भाई। सबसे पहले जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बच्चों आपके सामने होगा तो आपको ना बोर्ड मास का नियम का पालन करना होता है। बोर्ड मास का नियम एक बार समझ लो, ठीक है ना, ताकि हर बच्चों को समझ में आ जाए। बोर्ड मास, BOD बोर्ड, MAS मास, ठीक है। बी का मतलब बच्चों होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, एक तो बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर मंजिला ब्रैकेट होता है और फिर छोटा ब्रैकेट होता है, ठीक है बच्चों। तो हमेशा हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस O का मतलब होता है बच्चों ऑफ, ऑफ का मतलब बच्चों का, ठीक है ना। तो ब्रैकेट अगर क्वेश्चन में नहीं है तो फिर हम का को सोल्व करते हैं, बात समझ में आई। फिर डी का मतलब होता है डिवाइड का निशान, यानी कि फिर भाग को सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। लेकिन आपको एक छोटी सी बात जानकर काफी हर्ष होगा कि आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से जो है कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से बच्चों आप कोई सा भी पहले कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जरिए बड़े क्वेश्चन को सेगमेंट में तोड़ लेना है, यानी कि टुकड़ों में तोड़ लेना है, ताकि टुकड़े टुकड़े सॉल्व करके फिर वापस से उनको जोड़ना या घटाना जो भी करना है बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या करते हैं बच्चों? सेगमेंट बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं एक तरीके से, बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ब्रैकेट के बाद का सॉल्व होगा, का के बाद भाग सॉल्व होगा, भाग के बाद फिर गुणा सॉल्व होगा, ठीक है। इनकी अगर मैं बात करूं, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अगर क्वेश्चन में गुणा भी है भाग भी है तो पहले भाग को करोगे सॉल्व, फिर गुणा को करोगे। अगर क्वेश्चन में का भी है भाग भी है गुणा भी है तो पहले का को करोगे, फिर भाग को, फिर गुणा को करोगे। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट भी है तो पहले ब्रैकेट को, फिर का को, फिर डिवाइड को और फिर मल्टीप्लिकेशन को। इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। अब प्लस और माइनस का काम केवल इतना ही है कि सेगमेंट बनाता है बच्चों, ये बड़े क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को सेगमेंट यानी कि टुकड़ों में तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप, यहां पे देख लो आप प्लस या माइनस कहां है, प्लस या माइनस, यहां पे बच्चों माइनस है। तो इसका मतलब इसने क्या किया, इसने यहां तक का ना तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ये पूरा क्वेश्चन यहां तक था, इसने अलग सेगमेंट ये दे दिया, ठीक है, यहां पे माइनस होने के कारण। इसी तरीके से यहां पे प्लस है तो इसका मतलब एक टुकड़ा बच्चों छोटा सा ये है और एक ये है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को मैंने 3 हिस्सों में ब्रेक कर लिया। अब 3 हिस्सों में ब्रेक करने का बच्चों फायदा यही होगा कि अब जो है ना कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। चलिएगा अब करेंगे क्वेश्चन को, किस तरीके से करना है अब देखते हैं भाई। तो यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, अब
सबसे पहले देखो सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट सोल्व कर लो या फिर ये वाला सोल्व कर लो, ठीक है ना, कोई सा भी सेगमेंट, अब आप कोई सा भी सेगमेंट जो है सोल्व कर सकते हो पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि पहले मैं इसी वाले सेगमेंट को अगर सोल्व करूं तो पहले मैं ब्रैकेट को देखता हूं, और ब्रैकेट में बच्चों भाग भी है और का भी है, तो इसका मतलब भाग से पहले हम का को सोल्व करेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा ना 5 भाग 2, तो इस बात का मतलब बच्चों क्या होगा कि 5 को हमने 2 से भाग दिया, 5 को हमने 2 से भाग दिया। बात समझ में आई? इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम इसी बात को बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 यानी कि भाग का निशान जो होगा इसको गुणा में बदल लेंगे और इस 2 को ना उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/2। तो बच्चों बात तो अब भी यही है ना, 5/2 ही है ना अब भी, यानी कि भाग के निशान को हम जो है गुणा में परिवर्तित कर देते हैं उल्टा लिखकर। बात समझ में आई? ठीक, यहाँ पे अगर यहाँ पे भाग लिखा हुआ है बच्चों तो इसको मैं गुणा में बदलूंगा, किस तरीके से अभी बताता हूँ, ठीक है ना। 7/16 लिख दिया, अब यहाँ पे गुणा। अब ये भाग जो किसने दिया, भाग बच्चों इस पूरे ने दिया, इस पूरे ने, ये जो पूरा है ना, इसने पूरे ने जो है 7/16 को डिवाइड किया, तो मैं इसे गुणों में बदल दिया। अब इसका उल्टा लिखना है मुझे, ठीक है। कैसे लिखोगे उल्टा, देखिए 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21/2 है, तो उल्टा लिखोगे 2/21, 2/21। इसी तरीके से 7 पंजे 35, 35 और 1 36 है, 36/5 को उल्टा लिखोगे 5/36। बात समझ में आई? तो इसका मतलब इस पूरे ने क्या किया था, मतलब उल्टा करने के बाद इसको भाग दिया था, हमने इसको पहले ही उल्टा कर दिया ताकि यहाँ गुणा का निशान आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन का निशान, तो गुणा, 5 3 15, 15 और 3 18, 18/5, इसको एज इट इज रखोगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, ठीक है, जो कटता है काट लो। तो यहाँ से बच्चों आपको दिख रहा होगा 18 दूनी 36 और 5 से 5 कटा और 7 3 बच्चों 21, तो यानी कि 16 3 48, यानी कि यहाँ से जो मिला आपको 16 3 48, 1/48 मिला। क्या मिला? 1/48 मिला, इसको सोल्व करने के बाद। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अगले सेगमेंट की, तो अगले सेगमेंट को बच्चों हम सोल्व करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग का निशान है, यहाँ पे गुणा का, तो पहले भाग को सोल्व करोगे फिर गुणा को सोल्व करोगे, यानी कि इस 1/2 ने एक सही 1/8 को भाग दिया, तो हम भाग को गुणा में चेंज कर लेंगे। किस तरीके से देखिएगा, तो यहाँ पे गुणा लगा दिया, उल्टा कर दोगे, 2/1 लिख दोगे, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 लिख दोगे, और साथ में एक गुणा चली रही है, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 कर दोगे, ठीक है। और बीच में बच्चों माइनस है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सोल्व करना जरा, 4 दूनी 8 हो गया और 3 3 9 हो गया, तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या मिला? 3 मिला। तो यहाँ पे बच्चों 3 मिला, इसको सोल्व करने के बाद 3 मिला, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों केवल इतना रहा, यहाँ पे बीच में प्लस है 3/4, ठीक है। अब केवल और केवल 3/4 को हमें 3 में जोड़ना है, ये भी माइनस का 3 है, ठीक है। तो 1/48 माइनस का 3 प्लस 3/4, केवल और केवल अब हमारे पास इतना बचा, ठीक है बच्चों। चलिएगा, अब करना क्या है, देखो 4 थी 12, 12 माइनस का होगा, और माइनस के 12 में से 3 कम कर दोगे तो 1/48 माइनस क्या बचेगा बच्चों? 9/4 बचेगा। अब 12 की मल्टीप्लाई अगर मैं नीचे भी कर दूं और ऊपर भी कर दूं, तो इसका मतलब नीचे भी 48, यहाँ भी 48, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 48 आ गया, ठीक है ना। और 12 निम्मा 108, 108 माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का 107/48, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। समझाने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगा हो, लेकिन करना इसी स्पीड के साथ है, ठीक है ना, इसी तरीके से करना है बच्चों, ठीक है। पेपर में आप फास्ट तभी करोगे जब चीजें क्लियर होगी, ठीक है। अब ये नहीं कि आप जो है फास्ट के चक्कर में लग रहे हो लेकिन सवाल गलत कर रहे हो, ठीक है। तो करना जो है इसी तरीके से है, लेकिन स्पीड आप बढ़ाकर करना, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो समझाने में वक्त लगता है, लेकिन खुद के लिए जब पेपर में करते हैं बच्चे तो जल्दी कर पाता है आदमी, ठीक है ना। चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने भाई आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसमें इतना ही था, इसी तरीके से हमें करना था, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करो भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 एक अपने आप में रेशो का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा कि 2 ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य 7:9 के अनुपात में है। 2 ऊनी जैकेटों के मूल्य ए और बी का मूल्य कितना है? 7:9 के अनुपात में, ठीक है बच्चों। अब कहा गया यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 कम है,
कह रहा कि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 कम है। यहाँ कितना कम है बच्चों? आप कहोगे सर 2 यूनिट कम है, जबकि सवाल वाला कह रहा है कि नहीं 380 कम है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 190 होगी। ठीक है, अब सवाल में क्या बोलते हैं, तो जैकेट बी का मूल्य क्या होगा? तो जैकेट बी का मूल्य बच्चों 9 यूनिट है, तो आपसे पूछ रहा है 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 19 निम्मा 171, तो यानी कि 1710 रुपये होगी जैकेट बी का मूल्य। बस इतना काम करना था। ठीक है, ये आपका आंसर है। हालांकि आप 4 ऑप्शन को देख के ये भी देख सकते हो कि बी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 9 का मल्टीपल आंसर होगा, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा बच्चों जिसका डिजिटल सम 9 होगा। तो 1710 है, दूसरा ऑप्शन है 1680, और तीसरा ऑप्शन है बच्चों 1330, और चौथा ऑप्शन है 1650। तो जिसका डिजिटल सम 9 होगा, यानी कि 9 से कटेगा, वही आंसर आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो इसका डिजिटल सम बच्चों 9 है, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। 8 और 1 9 6, इसका डिजिटल सम बच्चों 6 है, तो ये आंसर कभी नहीं बनेगा। 3 और 3 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम कितना है? 7 है, ये भी आंसर कभी नहीं बनेगा। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 6 और 1 7 और 5 12, यानी कि इसका डिजिटल सम बच्चों 3 है, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। तो आंसर तो आपको ए ऑप्शन था। तो इस तरीके से भी आप जो है फाइनल में देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है आपसे। तो बी का मूल्य पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी है? 9 यूनिट, तो आंसर 9 का मल्टीपल। ठीक है, वैसे आसान क्वेश्चन था, आप जो है डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, जब कोई लेंथी क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, तो तब हम सोचते हैं कि ऑप्शन से क्वेश्चन एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके सामने आ चुका है, इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, चलिए एक बार जो है तुम भी खुद से कोशिश करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को बनाने की। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि 6225 रुपए की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से का 7 गुना बराबर है, तो पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा? तो क्वेश्चन में कहा गया 6225 रुपए को 3 हिस्सों में बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि पहला हिस्सा बच्चों हमने ए मान लिया, तो पहले हिस्से का 4 गुना और दूसरे हिस्से का 5 गुना, दूसरे हिस्से का बच्चों 5 गुना और तीसरे हिस्से का 7 गुना परस्पर बराबर है, परस्पर बराबर है। तो बच्चों जब भी इस तरीके से कोई चीज लिखी होगी तो सबसे पहले आपको ए बी सी का रेशियो निकाल लेना है, ए बी सी का रेशियो। और ए बी सी का ए की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू छिपा लो, यानी कि 5 7 35, तो ए की वैल्यू बच्चों 35 होगी। ठीक है, अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी तो बी वाला पोर्शन छिपा लो, 7 चौक 28, इन दोनों कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दोगे 7 चौक 28। ठीक है, सी की वैल्यू निकालनी तो इसको छिपा लो, 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पे आ गए बच्चों 20। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइनल पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा? तो इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है, क्या होगा? तो अंतर है बच्चों 7 यूनिट, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 7 यूनिट, यानी कि 7 का मल्टीपल आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है बच्चों 525, जो कि 7 से पूरा कट रहा है, 7 7 49, 7 5 35 पूरा कट रहा है। बी ऑप्शन है 450, तो 450 बच्चों 7 से पूरा नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होगा। 300 है तीसरा ऑप्शन, ये भी 7 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 600 है चौथा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका बच्चों 525 होगा, यानी कि 7 यूनिट 525 के बराबर होगा। तो इतना ही करके आपको निकल जाना है, पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे टोटल जो धन दे रखा है बच्चों ए का, बी का और सी का, टोटल कितना है यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 83 यूनिट। तो 83 यूनिट किसके बराबर है भाई? 6225 के, 6225 के 83 यूनिट बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों निकालनी है। अब 1 यूनिट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, किस तरीके से आइडिया लगाओगे, उसको भी आपको समझ लेना है। ठीक है भाई, किस तरीके से आइडिया लगाते हैं देखिएगा। अगर आप 62 पे 8 की मारनी चलाओगे तो 8 सती 56, 8 अठी 64, 64 बच्चों ज्यादा होगा तो 7 की मारनी चलेगी, ये बात कंफर्म है। 8 सती 56 7 की, लेकिन 83 सत्ते नहीं होगा इतना। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें बच्चों यूनिट डिजिट पर 5 चाहिए, तो 3 में किसकी मल्टीप्लाई करने से 5 मिलेगा? तो 5 3 15, 5 से मल्टीप्लाई, तो पक्का 100% 83 गुणा 75 करोगे तो यही मिलेगा। तो इस तरीके से एक आइडिया लगाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम आइडिया लगाते हैं। तो उसमें 75 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 7 पंजे 35 का 5 का 3, 7 7 49 और 3 52, यानी कि 525, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपके
बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमें अंजाम देना होता है पेपर में बैठ के स्पीड के साथ, वो सारी चीजें आपको समझ लेनी है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को जो है वीडियो पॉज करके बच्चों एक बार खुद से बनाने की ट्राई जरूर करना, मेरे कहने से करना। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, तो चलिए करिए क्वेश्चन को जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार। ठीक है, तो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया बच्चों, यदि निम्न 6 प्रेक्षणों x+2, x+5, x+8, x+11, x+14 और x+17 का औसत 12.5 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये प्रेक्षण जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशन है बच्चों x+2, फिर है बच्चों x+5, फिर है बच्चों x+8, फिर है बच्चों x+11, उसके बाद है बच्चों x+14 और उसके बाद है x+17, और इन सब का जो एवरेज दे रखा है ना, वो दे रखा है 12.5। अब आपसे जो पूछ रहा है बच्चों, पहले 3 प्रेक्षणों का एवरेज आपसे पूछ रहा है, तो मैंने सवाल यहां पे लिख दिया कि क्या होगा, 3 होगा, 9 होगा, 8 होगा या 6 होगा। देखिए बच्चों, आपको मैंने ये बात कई बार बता रखी है कि क्रमागत संख्याएं होती है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं। कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मतलब होता है जिन 2 संख्याओं के बीच में 1-1 का गैप चलता हो, तो उसको बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं क्रमागत सम संख्याओं की या क्रमागत विषम संख्याओं की, या एक ऐसे सीरीज जिसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान रहे, तो उसको कहते हैं बच्चों समांतर श्रेणी। यानी कि क्रमागत संख्या हो या क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो या कोई सीरीज बच्चों समांतर श्रेणी में हो, तो उन सब का जो एवरेज होता है वो हमेशा बच्चों बिल्कुल एग्जैक्टली बीच का नंबर होगा। तो ये सीरीज को देखकर आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या कि यहाँ पे x+2 है, x+5 है, x+8 है, x+11 है, x+14 है और x+17 है। तो यहाँ पे देखिए गैप कितना का, 2 और 3 5, x तो सब जगह कांस्टेंट है, वो तो चल ही रहा है, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17। तो इसका मतलब ये जो सीरीज होगी ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि प्रत्येक 2 पदों के बीच का जो अंतर है बच्चों वो समान है, और समांतर श्रेणी में अगर कोई सीरीज है तो इसका मतलब उसका जो एवरेज होगा वो ठीक बीच का नंबर होगा। अगर ठीक बच्चों बीच का नंबर होगा तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि 3 संख्याएं इधर है और 3 संख्याएं इधर है, तो एवरेज जो होगा बच्चों वो ठीक बीचों बीच में पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पे पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बीच में। बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर बिल्कुल ठीक बीच में पड़ेगा तो फिर एवरेज होगा क्या, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ना 3 का गैप है। कितना गैप है? 3 का गैप है। 3 को ना 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दो, यानी कि 1.5, यानी कि आपको करना क्या है, x+8 में ना 1.5 जोड़ देना है, यानी कि 1.5 जोड़ दोगे तो x+9.5, यानी कि जो एवरेज होगा फिर हमारा x+9.5 होगा। बात समझ में आई? ठीक है, एवरेज क्या होगा बच्चों, x+9.5 होगा। लेकिन हमारा इन 6 संख्याओं का जो एवरेज है बच्चों तो 12.5 के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है, दोनों बात बराबर है, तो इसको आप बराबर कर दोगे, 9.5 इसके बराबर कर दोगे। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू जो निकली वो 3 निकली। x की वैल्यू क्या निकली बच्चों? 3 निकली। अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 और 2 5 और 3 और 5 8 और 8 और 3 11, तो 5 8 11 है और ये समांतर श्रेणी में है, और अगर समांतर श्रेणी में है तो एवरेज ठीक बीच का नंबर होता है। यही हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। इतना काम करके बच्चों निकल जाना है, बल्कि इतना जो मैंने लिखा ना केवल समझाने के लिए लिखा, इतना भी मैंने ज्यादा लिख दिया एक तरीके से। ठीक है, इसको तो सवाल को देखते ही आपको समझ जाना था कि करना कैसे है। ठीक है बच्चों, चलिएगा, तो ये आज की क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, फिर से जो है हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए फिर से नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप जो है पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।